Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are doing well. Welcome to lecture number 4 of class 12 Computer Science FBIAC lecture series. आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 डाटा एंड एनालिसिस का टॉपिक 4.2 जो कि डाटा विजुअलाइजेशन है डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर पहले तो हम ये देखेंगे कि डाटा विजुअलाइजेशन है क्या, किस किस तरह से हम डाटा को विजुअली यानी ग्राफ चार्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका फ़ायदा क्या होता है हमें, और फिर हम एक एग्जांपल को प्रॉपरली जो है वो रन करके एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे कि किस तरीके से पाइथन के अंदर हम डाटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा को किसी भी मॉडल के थ्रू ट्रेन कर सकते हैं और किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपने डाटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि डाटा विजुअलाइजेशन है क्या। देखिए, मैं आपको हमेशा यही हर लेक्चर की बात रिपीट करती हूँ कि नाम से याद रखा करें तो आपके लिए कॉन्सेप्ट को याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। डाटा विजुअलाइजेशन का मतलब डाटा को विजुअली रिप्रेजेंट कराना, और विजुअल समथिंग दैट कैन बी सीन और अंडरस्टैंड ईजिली, दैट इज़ समथिंग इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, पिक्चर्स और काइंड ऑफ ग्राफ्स जिसे हम कह सकते हैं। सो इट मीन्स कि डाटा विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डाटा or information is actually known as data visualization, कि how you are going to represent your data in the form of charts, bars और graphs, या विजुअली आप उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है कि हम डाटा को विजुअली रिप्रेजेंट करके आसानी से उसमें उसके ट्रेंड फाइंड कर सकें, पैटर्न्स फाइंड कर सकें। आउटलायर्स आउटलायर्स क्या होते हैं? जो वैल्यू या तो एक्सट्रीम हाई होती है या एक्सट्रीम लो होती है, यानी आपकी एक डाटा की मोस्ट ऑफ द टाइम एक कॉमन पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही होती, या तो वो बहुत एक्सट्रीम हाई होती हैं या फिर बहुत लो होती हैं, वो रेंज से बाहर लाई कर रही होती हैं, तो उनको हम आउटलायर्स कहते हैं। तो बेसिकली जब हम डाटा को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके अंदर हमारे उसके बेसिकली जो डाटा के अंदर ट्रेंड्स और पैटर्न्स और आउटलायर्स हैं वो हमारे लिए आइडेंटिफाई करना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि विजुअली चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली आसान होती है और ईजी टू अंडरस्टैंड होती है। सो बेसिक पर्पस ये होता है कि हम डाटा को विजुअली रिप्रेजेंट करके आसानी से उसके अंदर पैटर्न्स, सिमिलैरिटीज़, ट्रेंड्स और आउटलायर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर सकें। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स डाटा को बहुत आसान कर देते हैं अंडरस्टैंड करना। अगर वही डाटा हम जनरली इन द फॉर्म ऑफ जिस तरह वो स्टोर है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो इट विल वेरी डिफिकल्ट, बट अगर विजुअली रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो आउटलायर हमें क्लियरली नज़र आ रहे होंगे कि ये रेंज से या बहुत हाई है या लो हैं, यानी रेंज से आउटसाइड लाई कर रहे हैं। फिर हमारे पास एक स्पेसिफिक ट्रेंड और पैटर्न जो फॉलो हो रहा होता है तो वो विजुअली अंडरस्टैंड करना भी आसान हो जाता है। सिमिलरली अगर लेट्स सपोज़ आपका जो कोई ऑडियंस है या यूज़र है, जिसे आपने डाटा शो कराना है या जिसे बेसिकली आपने एक्सप्लेन करना है, वो एक नॉन टेक्निकल पर्सन है, उसे टेक्निकल टर्म्स का नहीं पता, उसे चीज़ों का नहीं पता, उसको एक टैबुलर स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता, या अगर आपका डाटा एक टेबल या सीएसवी फाइल या किसी इस तरह इन्फॉर्मेशन आपकी इस तरह से स्टोर भी है, तो शायद उसके लिए वो अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो। लेकिन अगर आप उसको ग्राफ, पिक्चर्स की फॉर्म में शो करा दोगे या उसको दिखाओगे तो उसको समझाना भी आसान होगा और उस पर्सन के लिए अंडरस्टैंड करना भी आसान होगा। सो दैट्स व्हाई डाटा विजुअलाइजेशन इज़ इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं कि हम डाटा को विजुअली रिप्रेजेंट किस-किस फॉर्म में कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब डाटा विजुअलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में फ़ौरन 2 ही चीज़ें आती हैं, चार्ट्स और ग्राफ्स, या फिर तीसरी चीज़ है मैप्स भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वो भी एक आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही होती है जिससे अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर होती है और दूसरे पर्सन को भी समझाना आपके लिए आसान होता है। सो कॉमनली हम यही यूज़ करते हैं, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, मैप्स, और फ़ायदा इसका क्या है? क्योंकि ईज़ियर टू अंडरस्टैंड हो जाता है फॉर एवरीवन, फॉर ऑल दी पर्सन्स। एक्सेसिबिलिटी को हम अचीव कर लेते हैं, क्लैरिटी ऐड हो जाती है, क्योंकि उस डाटा की अगर कोई कन्फ्यूजन्स थी तो वो भी ख़त्म हो जाती हैं। प्लस डाटा जो है वो एक ग्राफिकल जब रिप्रेजेंटेशन होती है तो वो एक प्रॉपर कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है, तो उसको अंडरस्टैंड करना भी आसान हो जाता है। विजुअली नॉर्मल सी बात है, विजुअली जो भी चीज़ होती है उसको अंडरस्टैंड करना भी ज़्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए। फिर बात करते हैं स्टोरी टेलिंग की। स्टोरी टेलिंग का मतलब क्या है कि अक्सर ये होता है कि आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर डाटा को डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंट करके फिर उसे अगले को एक स्टोरी बना के समझा सकते हैं कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। फॉर एग्जांपल स्टार्ट में ऐसी थी, उसके बाद इतना चेंज आया, फिर ऐसे अपडेट हुई, इस तरीके से एंड तक हमारी प्रोसेस हुई। तो वो एक स्टोरी की फॉर्म में जब आप सुनाएँगे, तो एक तो अगले के लिए कम्युनिकेट करना, अगले से कम्युनिकेट करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, उसे समझाना आसान हो जाएगा और उस पर्सन के लिए भी उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो हम फिर अपने डाटा विजुअलाइजेशन के एलिमेंट्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, या मर्ज़ी के मुताबिक तो नहीं, रिक्वायरमेंट के मुताबिक बेसिकली रिप्रेजेंट करके उसे शो करा सकते हैं, और इससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाती है और डाटा को दूसरे को भी समझाना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ये बेनिफिट्स हैं और ये आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन।
बल्कि आई थिंक मॉडल पेपर का आपके क्वेश्चन भी है जिसमें उन्होंने आपसे यही पूछा कि डाटा विजुअलाइजेशन का बेनिफिट बताएं, तो उसमें आप ये बेनिफिट्स प्लस जो पीछे हमने पर्पसेस बात की थे वो भी इसके बेनिफिट्स ही थे और एडवांटेजेस ही थे, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं कि ये किस तरीके से जो है वो डाटा विजुअली रिप्रेजेंट करने से आपको क्या फ़ायदा होता है और कौन से बेनिफिट्स हमें मिलते हैं अगर हम डाटा को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ टूल्स डिस्कस कर लेते हैं। टूल्स मीन्स अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स और लाइब्रेरीज और टूल्स और टेक्निक्स और मेथड्स, वो तमाम जो कि अवेलेबल हैं जिन्हें हम डाटा को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और अपने डाटा की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसक्यूएल की, जो कि डेटाबेस क्यूरी लैंग्वेज है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर कि किस तरीके से अगर हम एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं तो वो हमें किस तरीके से हेल्प करेगी कि हम एक आसानी से डाटा को जो है वो इंसर्ट, अपडेट और डिलीट और मैनेज कर सकते हैं। यानी बेसिकली वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डाटा को शो कराने, स्टोर कराने और रिट्रीव करने में हमें हेल्प करती है। फिर पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज़ अवेलेबल हैं। हमने फर्स्ट ईयर के अंदर भी इनको यूज़ किया था, जिसमें मैटप्लॉट लाइब्रेरी है, जो कि हम यूज़ करते हैं प्लॉटिंग के लिए। डिफरेंट तरह के चार्ट्स, ग्राफ्स हम उससे ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह सीबॉर्न लाइब्रेरी अवेलेबल है, उसके थ्रू भी हम डाटा को बेसिकली स्टैटिस्टिकल जितनी भी विजुअलाइजेशन है वो लेस कोड के साथ ज़्यादा आसानी से उसको भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट जैसी हो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आर लैंग्वेज भी आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और डाटा विजुअलाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। और मोस्ट ऑफ द डाटा साइंटिस्ट एंड स्टैटिशियंस जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, जैसे जिन्होंने डिसीजन लेने होते हैं और डाटा को एनालाइज करना होता है और उसकी बेस पे प्रोडिक्शंस करनी होती है, तो वो आर लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। ये भी बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है जो यूज़ की जाती है डाटा के एनालिसिस के लिए, यानी स्टैटिस्टिक एनालिसिस के लिए और विजुअलाइजेशन के लिए। फिर हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर और लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या अपने डाटा को ग्राफिकली अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो शो करा सकते हैं। तो ये वो तमाम टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और अपने डाटा को ज़्यादा आसानी से विजुअली जो है वो रिप्रेजेंट करा सकते हैं, ये शो करा सकते हैं। ओके, सो इस स्लाइड का बेसिक मकसद ये है अंडरस्टैंड करना कि सिलेक्शन ऑफ राइट टूल क्यों इम्पॉर्टेंट है और अगर हम एक टूल सिलेक्ट करते हैं तो हमें कौन सी चीज़ें हैं जो माइंड में रखनी चाहिए और उसका हमें फ़ायदा क्या होगा। देखिए, अगर हम एक टूल सही सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट रिप्रेजेंट द डाटा इन अ प्रेजेंटेबल और बेटर फॉर्म्स, या हम वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाएँगे जो हम करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि टूल सिलेक्ट करते हुए आपने कुछ की फैक्टर्स माइंड में रखने हैं, प्लस आपने ये देखना है कि आप बेसिकली जो आपका गोल है वो क्या है, यानी आप किस तरीके से डाटा को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, किसको करना चाह रहे हैं, मेन मकसद क्या है। तो हम हमारा मकसद तो यही होता है कि विजुअलाइजेशन के अंदर हमने डाटा को जितना क्लियरली और जितना बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करा सकते हैं कराएं, ताकि अगले के लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो। ये जिस पर्सन को या जिस यूज़र को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं या जो आप टास्क अचीव करना चाहते हो वो आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके अचीव कर सकें। सो जब आप एक टूल सिलेक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले तो ये देखें कि आपका टास्क किस टाइप का है, वो स्टैटिस्टिकल है, कोई इंटरैक्टिव है या सिंपल सा चार्ट होगा। पहले टास्क को डिसाइड करें, फिर ये भी देखें कि स्किल ऑफ यूज़र, यानी जिसको आपने एक्सप्लेन करना है, उसकी स्किल क्या है? क्या वो टेक्निकल पर्सन है या वो नॉन टेक्निकल है? अगर तो टेक्निकल है, तो फिर तो आप किस जो है वो टेक्निकल मेथड्स जो इन्वॉल्वमेंट होती है, वो भी बता सकते हो, उसको समझ आ जाएगी। लेकिन अगर एक नॉन टेक्निकल है, तो फिर आपने देखना है कि कौन-सी आप जो है वो ये टूल सिलेक्ट करोगे, जो कि बेहतर तरीके से उसको रिप्रेज़ेंट करा सके। यानी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी डायग्राम हो जो ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो, या स्टोरी टेलिंग हो जो कि अगले के लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो, या उस यूज़र के लिए बेसिकली अंडरस्टैंड करना आसान हो जिसको आपने एक्सप्लेन किया है। सो ये स्किल लेवल ऑफ यूज़र और ऑडियंस जो है वो आपने माइंड में रखनी है, ताकि आप बेहतर तरीके से उस टास्क को कंप्लीट कर सको और उस टूल से वो सारे फ़ायदे उठा सको जो कि आप बेसिकली उससे फ़ायदा उठाना चाह रहे हो। यानी बेसिकली जिस तरीके से आप उसको बेटर टू अंडरस्टैंड बनाना चाह रहे हो, जिस तरीके से आप उसे अचीव करना चाह रहे हो, वो आप अचीव कर पाओ। ओके, ये कुछ कॉमन विजुअलाइज़ेशन टाइप्स हैं, यानी जो हम यूज़ करते हैं इस तरह से हम डाटा को रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कई और विजुअलाइज़ेशन टाइप्स अवेलेबल हैं, यू कैन यूज़ अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का डाटा है, जिस तरह हमने पहले बात की कि ऑब्वियसली हम अपनी रिक्वायरमेंट को देख के, टाइप ऑफ डाटा को देख के, यूज़र की अंडरस्टैंडिंग लेवल को देख के, उसकी स्किल्स को देख के, ऑडियंस यानी ऑडियंस हमारे यूज़र हो सकते हैं, उनको देख के बेसिकली हमें सिलेक्ट करना होता है कि कौन सी विजुअलाइज़ेशन टाइप हमें यूज़ करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एसक्यूएल की
बात की कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज हो तो हम टेबलर फॉर्म की डाटा को जो है वो स्टोर करते हैं और रिप्रेजेंट कराते हैं, तो टेबल यूज़ कर सकते हैं। KPI स्टैंड्स फॉर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो की परफॉर्मेंस यानी बेसिकली परफॉर्मेंस चेक करने के लिए यूज़ की जाती है, इधर वो एम्प्लॉय की हो या किसी की भी हो, जिसमें वो कुछ इंडिकेटर्स असाइन कर देते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है कि क्या वो उस इंडिकेटर को जो उन्हें असाइन किया गया था अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, एंड देन उसके अकॉर्डिंग उसको ड्रॉ करके कंपैरिजन किया जा सकता है। बार चार्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हमने ये सारे फर्स्ट ईयर के अंदर डिस्कस किए कि बार चार्ट जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में किस तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट करता है। फिर लाइन चार्ट की बात की कि लाइन ड्रॉ कर देता है डाटा पॉइंट्स के दरमियान। फिर डोनट इज़ बेसिकली जस्ट लाइक आर पाई चार्ट, वो पाई चार्ट की तरह डाटा को रिप्रेजेंट कराता है। ट्री मैप्स यूज़ कर सकते हैं, बुलेट चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, स्कैटर प्लॉट यूज़ कर सकते हैं, जियो मैप यानी जोग्राफिकल मैप जो बेसिकली मैप के ऊपर हाईलाइट करके उस तरीके से उसको शो करा सकते हैं। फिर आपके पास जो है वो रेडियल चार्ट अवेलेबल है, यानी एक सर्कल की फॉर्म में और उसके थ्रू उसको रिप्रेजेंट करके और उस तरह से शो कर सकते हैं। सो इसका मतलब है कि ये तमाम डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन हमारे पास अवेलेबल हैं और वी कैन यूज़ इट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो उस तरह का हम विजुअलाइजेशन टाइप या टूल सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू डाटा को ज़्यादा बेहतर तरीके से हम शो करा सकते हैं। सबसे पहले अपनी कुछ लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कराते हैं और प्लस चेक करते हैं कि अगर हमें एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल ड्रॉ करना हो, बेसिकली ट्रेन करना हो अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। जो हमारी एग्जांपल है वो बेसिकली ये है कि हमारे पास स्टडी आवर्स हैं। लेट्स सपोज हम एक एरे क्रिएट कर लेते हैं जो कि स्टूडेंट के स्टडी आवर्स को स्टोर कर रही है कि वो कितने आवर्स स्टडी करते हैं, एंड देन हम अपनी एक एरे बनाएंगे जो कि मार्क्स की होगी, यानी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा हमारा स्टडी आवर्स और एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा मार्क्स, कि मार्क्स जो है वो डिपेंड कर रहे हैं स्टडी आवर्स पे और जितना स्टडी आवर ज़्यादा होगा इतने मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। लेट्स सपोज हम एक सिनेरियो कंसिडर कर रहे हैं और अगर हम इस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट रिलेशन के अकॉर्डिंग अपना एक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल ट्रेन करना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर अपने टेस्ट डाटा को दे के चेक करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं पाइथन की लाइब्रेरीज़ को यूज़ करके। ऑल्दो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर भी इसको डिस्कस किया था, बट लेट्स डिस्कस इट अगेन और देखते हैं कि किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करा लेते हैं जो जो हमें ज़रूरत है। सबसे पहले हमें नम पाई की लाइब्रेरी चाहिए क्योंकि हमने एरे क्रिएट करनी होगी, तो उसके लिए हमें नम पाई की लाइब्रेरी चाहिए जो कि हमें हेल्प करेगी। उसको हम एन पी के नाम से इंपोर्ट करा लेते हैं। फिर हमें एक और लाइब्रेरी चाहिए जो कि मैट प्लॉट की है, क्योंकि हमें प्लॉटिंग करनी होगी, तो हमें चार्ट्स और डिफरेंट जब ग्राफ्स बनाने होते हैं तो हम मैट प्लॉट्स की पाई प्लॉट में से बेसिकली फिर अपने जितने भी ग्राफ्स और फंक्शंस और जिन्हें हम चार्ट्स कहते हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सपोज स्कैटर है, प्लॉट है, बार है, हिस्टोग्राम है, जो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के अंदर हमने डिस्कस किए थे। इसको इंपोर्ट करा लेते हैं एज PLT, यानी जहाँ भी हमें वो प्लॉटिंग करनी होगी तो हम PLT के थ्रू एक्सेस करेंगे। जहाँ भी हमें नम पाई की कोई एरे क्रिएट करनी है या नंबर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो हम NP यूज़ कर लेंगे। और अब हम एक काम करते हैं कि एक लाइब्रेरी और इंपोर्ट कराते हैं। बेसिकली अब हमें क्या करना है कि हमारी जो SK learn है, यानी जिसके अंदर हमारा लीनियर रिग्रेशन का मॉडल ऑलरेडी पाइथन के अंदर बिल्ट इन है, तो हमने क्या करना है कि SK learn से उसके जो लीनियर मॉडल है, क्योंकि SK learn एक बहुत बड़ी आप लाइब्रेरी कंसिडर कर सकते हैं, कह सकते हैं, जिसके अंदर लीनियर मॉडल और मल्टीपल डिफरेंट तरह के मॉडल्स अवेलेबल होते हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने उसमें से सिर्फ और सिर्फ अपना लीनियर रिग्रेशन का जो मॉडल है वो इंपोर्ट कराना है, क्योंकि हमने लीनियर रिग्रेशन पे काम करना है। तो लीनियर रिग्रेशन बेसिकली हमारा एक लीनियर मॉडल है जो कि एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की वैल्यू लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है वो अपना लीनियर रिग्रेशन का मॉडल इंपोर्ट करा लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ तक हमने अपनी 3 लाइब्रेरीज इंपोर्ट करा ली, NumPy न्यूमेरिकल डाटा के लिए, प्लॉटिंग के लिए मैटप्लॉट, और लीनियर रिग्रेशन को जो ट्रेन करना है बेसिकली, ताकि हमें ना बताना पड़े ना वो किस तरीके से पैटर्न फाइंड करेगा, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ हमारे जो लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है उसके अंदर लिखा हुआ है, हमने जस्ट उसे इंपोर्ट करा लिया। अब एक काम करते हैं कि अपने x और y वैल्यू, लेट्स सपोज x हमारी ओरिजिनल वैल्यू जो भी मैं जिसके अकॉर्डिंग मैंने उसे ट्रेन करना है, यानी ये मेरा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है
और इंडिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसका हम कह सकते हैं हमारे स्टडी आवर्स हैं, यानी स्टडी आवर्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये अभी हम यहाँ पर बनाते हैं, बेसिकली एक एरे बनाते हैं। एरे बनाने के लिए हमें np चाहिए होगा, तो np डॉट एरे, और इस एरे के अंदर, और हमें ये पता है कि अगर हमने ये बनानी है तो एरे के लिए हम ब्रैकेट डालेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर हम हर स्टूडेंट के लिए एक अलग से डालेंगे। लेट्स सपोज स्टूडेंट नंबर 1 है वो 1 घंटा पढ़ता है, स्टूडेंट नंबर 2 है वो 2 आवर्स पढ़ता है, स्टूडेंट नंबर 3 है वो 3 आवर्स पढ़ता है, और स्टूडेंट नंबर 4 जो है वो 4 आवर्स पढ़ता है, और स्टूडेंट नंबर 5 आवर्स पढ़ता है। और ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने एक एरे जो है वो क्रिएट कर ली। अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली एक और वेरिएबल बनाना है जो कि y है, जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और उस डिपेंडेंट वेरिएबल की, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए तो हमें पहले लेबल डाटा सेट प्रोवाइड करने हैं। हम सुपरवाइज लर्निंग की बात करें जहाँ हम लेबल डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं खुद से, उसको बता रहे हैं ये वाले स्टडी आवर्स हैं, अब इन्हीं स्टडी आवर्स के मुताबिक उसको मार्क्स भी बता देते हैं। यानी ये जो y है अब ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, इधर आगे मेंशन भी कर देते हैं। यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, मार्क्स। यानी ये हमारे इंडिपेंडेंट है, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मार्क्स डिपेंड करते हैं, जितने स्टडी आवर्स ज़्यादा होंगे इतने मार्क्स ज़्यादा होंगे। तो इसकी भी एक लिस्ट बना लेते हैं, इसकी लिस्ट बना लेते हैं। लेट्स सपोज जो 1 आवर पढ़ता है उसके 10 मार्क्स आए हैं, जो 2 आवर्स पढ़ता है उसके 20, जो 3 आवर्स पढ़ता है उसके 30, जो 4 आवर्स पढ़ता है उसके 40, और जो 5 आवर्स पढ़ता है उसके 50। अब हमने क्या किया कि हमने अपने वैल्यूज़ रैंडमली कंसिडर कर ली, जिसके अकॉर्डिंग हमने मॉडल को ट्रेन करना है कि x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। और अब लीनियर रिग्रेशन ने क्या करना है, इन दोनों का रिलेशन फाइंड करना है कि x अगर चेंज होगा, यानी x के चेंज होने से y में कितना चेंज आ रहा है। अब ये तो काम मॉडल का है और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन के अंदर वो सारा काम इस लीनियर रिग्रेशन के अंदर लिख दिया गया है कि ये कैसे, ये पैटर्न या सिमिलैरिटीज या ये बेसिकली फाइंड करेगा कि कितना हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो तो डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आता है। तो अब हम क्या करते हैं कि अपना मॉडल बना लेते हैं। ऑब्वियसली एक पहले हमें मॉडल अपना रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं कि एम्प्टी लीनियर रिग्रेशन का मॉडल यहाँ से बना लेते हैं। लीनियर रिग्रेशन का अब हमारे पास एक कॉपी क्रिएट होगी है मॉडल की। अब इस मॉडल को हमने ट्रेन करना है, इसको हमने ट्रेन करना है, तो ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग डाटा सेट प्रोवाइड करना होता है। अब ट्रेनिंग डाटा सेट हमने यहाँ पर देख लिया कि हमने ट्रेन कैसे करना है, हमने इसे ट्रेन करना है एक्स और वाई के लिहाज से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मॉडल डॉट फिट का फंक्शन यूज़ करते हैं। और मॉडल डॉट फिट क्या करेगा, ये बेसिकली डाटा को इस जो हमारा लीनियर रिग्रेशन है उसको बता देगा कि आपने इस मॉडल के अंदर इस तरीके से पैटर्न को अंडरस्टैंड करके और बेसिकली रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन किसका फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू जो कि डिपेंडेंट हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग, और वाई, वाई को मेरे ख्याल में चले बड़ा ही रहने देते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि ये हमने इस मॉडल को बता दिया कि ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसको तुम खुद फाइंड कर लो कि इसके अंदर किस तरीके से चेंज आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमारा मॉडल जो है ना अब लर्न कर रहे हैं। यानी बेसिकली यहाँ हमने मॉडल लर्निंग का प्रोसेस किया कि हमने उसको बता दिया ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, और अब इसके अकॉर्डिंग फाइंड कर लो कि इनका क्या रिलेशन है, ताकि इन फ्यूचर जब भी हमें कोई एक्स की वैल्यू दे तो वाई की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सके। अब लेट्स सपोज के हमने प्रिडिक्ट करानी है और चेक करनी है कि क्या ये सही से लर्न किया है और क्या ये हमें सही वैल्यूज़ देता है या नहीं देता, और किस तरीके से ये हमें शो कराएगा। अब उसके लिए आपकी बुक के अंदर उन्होंने क्या किया है, इसी एक्स के अकॉर्डिंग उसको जो है वो मॉडल को प्रिडिक्ट भी करा दिया है। लेकिन मेरे ख्याल से बेहतर ये है, अगर हम लर्न करना चाहते हैं तो आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर्स के अंदर हम बात कर चुके थे कि हम क्या करते हैं, अपना जो ट्रेनिंग डाटा सेट होता है वो अलग रखते हैं और जो टेस्ट डाटा सेट होता है वो अलग रखते हैं। अब बुक वालों ने वही जो ट्रेनिंग सेट डाटा सेट था, यानी आपकी बुक की एग्जांपल के मुताबिक जो ट्रेनिंग डाटा सेट था उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने उसको प्रिडिक्ट भी करा दिया। बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। मैं क्या करूँगी, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक और एक्स प्रेडिक्ट के नाम से बना लेती हूँ एक वेरिएबल, और उसके अंदर मैं प्रेडिक्शन वैल्यूज़ अपनी एक और लिस्ट क्रिएट कर लेती हूँ। यानी जिस तरह हमने बेसिकली यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल किया था, इसी तरह का मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि इसी को कॉपी करती हूँ, फिर उसको चेंज कर लेती हूँ। और उसका नाम मैं अब रखूँगी, क्योंकि सेम नाम तो नहीं रख सकती ना, नाम क्या रख लेते हैं,
एक्स प्रिडिक्ट यानी जिसकी हमने प्रिडिक्शन करनी है। और एक काम करते हैं, यहाँ वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं वैल्यूज़ चेंज कर देती हूँ, 2 की जगह कर देते हैं 5 रैंडम, ताकि हमें पता चले। इसकी जगह मैं कर देती हूँ 6, इसकी जगह कर देते हैं 8, और 84 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक ही स्केल रखना है नॉर्मल सा। इसको कर देते हैं 8 और इसको कर लेते हैं 9। अब लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मॉडल को, उसने ट्रेन तो कर लिया, उसको मैंने बता दिया कि इसके अकॉर्डिंग इसको मॉडल को लर्न कर लो। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो मैंने एक्स की प्रोडिक्शन की इंडिपेंडेंट की वैल्यूज़ दी हैं, मैं देखना चाह रही हूँ कि ये वाई इसको कैसे प्रोडिक्ट करेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने ट्रेन को किया अपने मॉडल को, तो पहले तो मॉडल को एक्सेस कर लेती हूँ। मॉडल को मैं कहती हूँ कि आप प्रिडिक्ट करो। प्रिडिक्ट क्या करो, जो मैंने ये एक्स की यहाँ पर वैल्यूज़ दी हैं, इनको ज़रा प्रिडिक्ट करके बताओ। अब वो प्रिडिक्ट जाएगा कहाँ, उसको क्या करो, वाई एक प्रिडिक्ट का वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर स्टोर कर दो। यानी कि मॉडल क्या करेगा, लर्न तो वो कर चुका है ऑलरेडी, अब वो क्या करेगा, वो प्रिडिक्ट करेगा कौन सी जो मैंने ये वाली वैल्यूज़ प्रोवाइड की हैं वो वाली, और उसके अकॉर्डिंग जो भी है वो वाई प्रिडिक्ट के अंदर स्टोर करा देगा। मैं इनकी प्लॉटिंग करके देख लूँगी कि ये किस तरीके से काम करते हैं। यानी यहाँ तक हमने क्या किया, मॉडल को लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना लिया, उसको बेसिकली लर्निंग भी करा दी उसकी, उसके बाद डाटा सेट भी ले लिया जो प्रिडिक्शन करानी है, और उसको प्रिडिक्ट भी करा दिया। अब बात आती है कि हमें नज़र कैसे आएगा कि ये कैसे काम हो रहा है। उसी के लिए हम यूज़ करते हैं मैट प्लॉट, जो कि हम एक्सेस करेंगे पीएलटी से। यानी मैं क्या कहती हूँ पीएलटी को कि एक स्कैटर प्लॉट ड्रॉ कर दो। यानी स्कैटर एक जो हमारा बेसिकली हमने चार्ट पढ़ा था कि जिसके अंदर वो डाटा पॉइंट्स शो करता है एक्स और वाई एक्सिस पे। तो इसके अंदर ये क्या करेगा, मैं इसको कहती हूँ पहले तो सिंपल जो है ना, जो वैल्यू पहले थी ना ट्रेन डाटा सेट की, यानी एक्स और वाई वाली, उसको शो करा दो और उसको एक कलर दे देती हूँ, ताकि मुझे पता चले जब ड्रॉ हो कि कौन सी वाली जो है वो ओरिजिनल है। यानी ये बेसिकली ओरिजिनल डाटा, मैं सिंपली ओरिजिनल से मुराद जो ट्रेनिंग डाटा है वो मैं प्रिंट करा रही हूँ। तो ट्रेनिंग डाटा को मैं कह देती हूँ कि ये उसे रेड पॉइंट से शो करे। इससे मुझे पता चल जाएगा कि जो भी रेड पॉइंट वो डॉट शो हो रहे होंगे, क्योंकि स्कैटर डॉट की फॉर्म में शो करता है, तो जो भी डॉट रेड होंगे मुझे पता चल जाएगा अच्छा ये जो है वो मेरा बेसिकली ट्रेनिंग डाटा था। और इसी तरह मैं फिर जो है स्कैटर ही यूज़ करूँगी। बुक में प्लॉट यूज़ हुआ है वो लाइन है, लेकिन मेरे ख्याल में स्कैटर से समझना ज़्यादा आसान है, क्योंकि अगर उसको डॉट से करें तो उसको भी डॉट से करते हैं। अब इस डॉट में मुझे क्या शो कराना है, इसमें मैं डॉट में शो कराऊंगी एक्स प्रिडिक्ट, यानी एक्स की जो मैंने प्रिडिक्शन की वैल्यू दी है वो, और जो इसने वाई प्रिडिक्ट किया, यानी जो वाई प्रिडिक्ट की के अंदर स्टोर हुआ, उसको प्रिडिक्ट करके बेसिकली उसको स्कैटर फॉर्म में शो कराए, और उसको ये कलर दे देती हूँ ताकि मुझे पता चले। और वो कलर क्या होगा, इस कलर को मैं दे देती हूँ ब्लू, राइट। अब मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा रेड जो है वो ओरिजिनल डाटा है, और जो ब्लू है वो इसने प्रेडिक्शंस की हैं। और क्या देते हैं, बाकी जो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हम दे सकते हैं एक तो टाइटल जो ऊपर शो होगा। टाइटल में क्या करते हैं जी, दिस इज स्टडी आवर्स वर्सेस हमारा क्या था, मार्क्स, राइट। क्योंकि एक्स जो है वो हमारा स्टडी आवर्स है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई हमारा मार्क्स है। और क्या करते हैं, इसको plt डॉट एक्स लेबल भी दे देते हैं। यानी एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमारी एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स किसको कर रहे हैं, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और वो क्या था, स्टडी आवर्स। तो यहाँ लिख देते हैं स्टडी आवर्स, और plt डॉट वाई लेबल भी दे देते हैं, और वाई लेबल हमारा क्या है, वो है हमारे मार्क्स, तो उसको दे देते हैं मार्क्स। ये सिर्फ हम उसको ज़रा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए और इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए करते हैं। और उसके बाद जब तक हम plt डॉट शो नहीं करते तो वो प्लॉट हमें शो नहीं कराता, तो यहाँ plt डॉट शो कर देते हैं। और अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये किस तरीके से जो है वो हमें आउटपुट देता है, और इसमें हमें क्या प्रॉपरली जो हमारा मॉडल है क्या वो सही ट्रेन हुआ और हमें सही आउटपुट देता है या फिर नहीं देता। सो लेट्स चेक द आउटपुट। बेसिकली सबसे पहले आपने बस माइंड में रखना है कि लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कराना है, और उसके बाद जो है वो उसको इस तरह से प्रेजेंट कर देना है ना। लुक हियर, अब हमने रेड पॉइंट्स कहे थे जो एक्स और वाई के थे, यानी ये जितने भी हमारे रेड पॉइंट्स आ रहे हैं ये हमारे किसको शो कर रहे हैं, ये हमारे शो कर रहे हैं जो हमारा था डाटा जिसके अकॉर्डिंग हमने उसे ट्रेन किया था। और जो हमारे ब्लू आ रहे हैं ये हमारे आ रहे हैं जो हमने यहाँ पर टेस्ट किया था। तो आप देख सकते हैं कि हमने बेसिकली उसे यही बताया था, और हमारा मेन था भी यही कि जितने स्टडी आवर्स बढ़ते जाएंगे उतने मार्क्स बढ़ते जाएंगे। तो अगर आप ये देखें कि हमने जो यहाँ पर एक्स प्रिडिक्ट है
उसको यहाँ वैल्यू आखिरी जो है वो 9 दी थी, तो 9 के अकॉर्डिंग 9 आवर्स स्टडी करेगा तो ऑलमोस्ट 90% मार्क्स लेगा। हमने यही यही कहा था। हमने कहा था अगर सेकंड स्टूडेंट है यानी वो 2 आवर पढ़ता है तो उसके 20 मार्क्स आएंगे, 3 आवर्स पढ़ता है 30 आएंगे, 4 पढ़ता है तो 40 आएंगे। सो इसी तरह हमने जब इसी को प्रिडिक्ट कराया तो उसका मतलब ऐसे प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक की। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 आवर्स पढ़ेगा तो 80 मार्क्स आए और 9 आवर्स तो 90। तो उसका मतलब है कि मॉडल ने सही लर्न किया और उसके बाद उसने हमें सही प्रिडिक्ट करके दिया जो हमने उसे प्रिडिक्शन के लिए डाटा प्रोवाइड किया था। तो इस तरीके से हम शो करा सकते हैं। बाकी ये लेबलिंग वगैरह आपको नज़र आ रही है और इस तरीके से हम जो है वो मॉडल बेसिकली पाइथन की लाइब्रेरीज को यूज़ करके मॉडल को लर्न करा के लीनियर रिग्रेशन जैसे हमने एक मेथड किया, इसी तरह से हम बाकी भी जो अपने मॉडल्स हैं उनको एक्सेस करके और इस तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट करा सकते हैं। सो दिस इज़ अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जिसको पहले हमने ट्रेन किया, फिर हमने उसे डाटा सेट दिया, बेसिकली डाटा सेट के ट्रेनिंग डाटा सेट के अकॉर्डिंग ट्रेन किया, फिर हमने उससे टेस्ट डाटा दिया, उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट कराया और फिर अपनी मैट प्लॉट की लाइब्रेरी के थ्रू हमने उसकी प्लॉटिंग करा ली। ओके, सो लेट्स समराइज टुडेज लेक्चर। बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर पहले तो हमने ये सीखा कि डाटा विजुअलाइजेशन है क्या, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम किस किस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। देन वी टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन, वो किस तरीके से हमें हेल्प करता है और किस तरीके से हम ट्रेंड्स, आउटलायर्स और पैटर्न्स फाइंड कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने बात की कि कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं जो कि हेल्पफुल हैं डाटा विजुअलाइजेशन के लिए, जिसमें एसक्यूएल, पाइथन की लाइब्रेरीज, आर लैंग्वेज, इंटरेक्टिव टूल्स आ जाते हैं, तमाम सॉफ्टवेयर और टूल जो कि हेल्प कर रहे होते हैं हमें बेसिकली डाटा को रिप्रेजेंट कराने के लिए और उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। देन हमने एक एग्जांपल डिस्कस की जिसके अंदर हमने एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल को बेसिकली ट्रेन किया कि वो किस तरीके से स्टडी आवर्स और मार्क्स का पैटर्न आइडेंटिफाई करे, और लर्न करने के बाद उसे हमने अपनी ट्रेनिंग डाटा सेट दिया और उसके अकॉर्डिंग देखा कि क्या वो वही सही प्रिडिक्ट करे। तो ऑलमोस्ट जैसे ही हमने पैटर्न रखा था और जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेन की था उसके अकॉर्डिंग उसने हमें प्रॉपर रिप्रेजेंट करके दे दिया कि किस तरीके से स्टडी आवर्स जो हैं वो मार्क्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। इफ़ यू एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू फाउंड माई वीडियोज़ यूजफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।